चलिए आज रसायन विज्ञान के एक ऐसे साधारण से नियम की बात करते हैं जो सुनने में तो बड़ा बेसिक लगता है, पर असल में उसकी ताकत इतनी है कि वो हमारे आसपास की दुनिया को आकार देता है और इतिहास की सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक को भी जन्म देता है। ये सवाल शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे है ना, पर यकीन मानिए हमारी आज की पूरी कहानी का सार इसी में छिपा है। परमाणुओं के बीच एक बहुत ही छोटे लेवल पर चल रही रस्साकशी, एक ऐसी लड़ाई जो हर पल लड़ी जा रही है और जिसका नतीजा दुनिया की किस्मत तय कर सकता है। तो चलिए इस एटॉमिक टग ऑफ वॉर यानी परमाणुओं की रस्साकशी को जरा और करीब से समझते हैं। हम एक ऐसी बुनियादी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो ये तय करती है कि हमारे आसपास की हर चीज कैसे बनती है और कैसे बर्ताव करती है। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे दो टीमों के बीच रस्साकशी का खेल हो रहा हो। बस यहाँ टीमों की जगह एटम्स है और रस्सी की जगह इलेक्ट्रॉन्स। कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में बहुत मजबूत होते हैं, तो कुछ बहुत कमजोर। इसी खींचतान को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस खेल में दो तरह के खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सीजियम, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से जाने देता है, मतलब इसकी पकड़ बहुत ढीली है। और दूसरी तरफ है असली चैंपियन फ्लोरीन, जो किसी भी दूसरे एलिमेंट से ज्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। तो सवाल ये है कि इस खींचतान का नतीजा क्या निकलता है, और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इसका जवाब ही तय करता है कि एटम्स आपस में कैसे जुड़ते हैं और हमारे आसपास का हर पदार्थ बनाते हैं। देखिए, जब दो एटम्स की ताकत में बहुत ज्यादा फर्क होता है तो एक एटम दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। इससे बनता है आयोनिक बॉन्ड, जिसमें एक की साफ साफ जीत होती है और दूसरे की हार। लेकिन जब ताकत लगभग बराबर हो तो वो लड़ने के बजाय इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और इससे बनता है एक कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ भी यही होता है। जब वो सोडियम जैसे मेटल से जुड़ता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो आयोनिक हाइड्राइड बनता है। लेकिन जब वो कार्बन जैसे नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और बन जाता है मीथेन जैसा कोवैलेंट हाइड्राइड। अच्छा, यहाँ एक आम कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी एटम पर जो प्लस या माइनस चार्ज लिखा होता है बस वही सब कुछ तय करता है, पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, फॉर्मल चार्ज जो हम किताबों में देखते हैं और असल में इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। फॉर्मल चार्ज तो बस हिसाब किताब का एक तरीका है। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑक्सीजन पर आपको +1 का फॉर्मल चार्ज दिखेगा, लेकिन अपनी जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो असल में हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता है। तो +1 चार्ज होने के बावजूद अणु का सबसे इलेक्ट्रॉन रिच हिस्सा ऑक्सीजन ही है। अब जरा सोचिए, क्या होगा जब नेचर के सबसे बड़े बुलीज मतलब हैलोजन्स आपस में ही भिड़ जाएं? जब सबसे मजबूत इलेक्ट्रॉन खींचने वालों को एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने पर मजबूर किया जाए। इन्हें कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जब दो अलग अलग हैलोजन मिलते हैं तो जो बॉन्ड बनता है वो बहुत कमजोर और अनस्टेबल होता है, और इसी वजह से ये अपने पेरेंट हैलोजन से भी कहीं ज्यादा रिएक्टिव मतलब खतरनाक हो जाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंटरहैलोजन कंपाउंड की जिसे शायद इस ग्रह का सबसे खतरनाक केमिकल कहा जा सकता है। इसका नाम है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड या ClF3। सोचिए, क्लोरीन जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जब वो अल्टीमेट चैंपियन फ्लोरीन से मिलता है तो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जो बस फटने को तैयार रहता है। ये हाइपरगोलिक है, मतलब इसे जलने के लिए किसी माचिस या चिंगारी की जरूरत नहीं है। ये बस चीजों के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है। और जब हम कहते हैं चीजें तो हमारा मतलब है लगभग सब कुछ। इसकी इसी आदत की वजह से जब एक केमिस्ट से पूछा गया कि अगर ClF3 में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए, तो उनका जवाब था, अच्छे दौड़ने वाले जूते पहनो और भागो। ये बताता है कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। ये उन चीजों से भी रिएक्ट करता है जिनसे हम आग बुझाते हैं, पानी, रेत, अरे एस्बेस्टस तक से, जिससे फायर प्रूफ सूट बनते हैं। कपड़ा लकड़ी तो छोड़ ही दीजिए। और लिस्ट में परीक्षण इंजीनियर का जिक्र एक डरावनी याद दिलाता है कि इसके रास्ते में आने वाली कोई भी जिंदा चीज पल भर में राख हो सकती है। तो फिर
इतने खौफनाक केमिकल का कोई इस्तेमाल भी हो सकता है क्या? हैरानी की बात है, हाँ? और इसका एक ऐसा इस्तेमाल है जिसने 20वीं सदी में दुनिया की ताकत का पूरा नक्शा ही बदल दिया। परमाणु ईंधन की कहानी यूरेनियम मेटल से शुरू होती है, लेकिन सॉलिड यूरेनियम पर काम करना मुश्किल है, तो क्या करते हैं? उसकी रिएक्शन इसी शैतानी केमिकल ClF3 से कराते हैं और नतीजा हमें मिलती है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस। ये वही गैस है जिसे सेंट्रीफ्यूज में डालकर यूरेनियम 235 को अलग किया जाता है, जिससे एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर फ्यूल दोनों बनते हैं। और इसी प्रोसेस से दो तरह के न्यूक्लियर हथियार बनते हैं। एक है फिशन बॉम्ब, जो यूरेनियम जैसे भारी एटम को तोड़कर एनर्जी निकालते हैं, और दूसरे हैं फ्यूजन या हाइड्रोजन बॉम्ब, जो एक फिशन धमाके की गर्मी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जोड़ते हैं और उससे निकलती है बेहिसाब तबाह कर देने वाली एनर्जी। और यहीं पर पूरी कहानी आकर जुड़ जाती है। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये किस पर निर्भर करती है? एटम में कितने प्रोटॉन हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज्ड हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से आती है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ताकतों से। मतलब ये सब कुछ एक ही फंडामेंटल साइंस से जुड़ा है। एक छोटा सा केमिकल रूल और सूरज के कोर जितनी गर्म आग, दोनों का सोर्स एक ही है। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना, अगर केमिस्ट्री का एक इतना सादा सा नियम अपने अंदर इतनी बड़ी ताकत छिपा सकता है, तो विज्ञान के पन्नों में और न जाने क्या क्या राज दफन होंगे, जिनके बारे में हम अभी जानते तक नहीं।